किसान आंदोलन का नया अध्याय। पंजाब से चलकर आए किसान आज दिल्ली पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन वो दिल्ली पहुंचते तो पंजाब से दिल्ली आने के लिए उन्हें पहले हरियाणा को पार करना पड़ता। लेकिन हरियाणा की पुलिस ने आज बाड़ेबंदी कर रखी थी अपनी सीमा की। किसान आते तो उन्हें लेयर्स को तोड़ना पड़ता। पैदल आ रहे किसानों ने पुलिस घेरे को तोड़ने की कोशिश भी की और हुआ गतिरोध, जिसके दृश्य भी आपने देखे। क्या है किसानों की मांगें और दिन भर शंभू बॉर्डर पर क्या गतिविधि रही, आज के लल्लन टॉप शो में विस्तार से जानेंगे। फिर चलेंगे संसद, जहां आज 500 के नोट की गड्डी पड़ी हुई मिली, ऐसे दावे किए गए। गड्डी 100 की हुई यानी 100 नोटों की हुई तो 50,000 रुपए सीधे सीधे। किसके हैं इतने सारे पैसे और इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा क्यों भिड़ गए, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और फिर चलेंगे पटना बिहार, जहां छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया और विरोध में खानी पड़ी पुलिस की लाठियां। क्या है पूरा मामला, इसे भी जानेंगे और आखिर में दिन की जरूरी सुर्खियां होंगी। नमस्ते, हमें सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by ITEL and Higher. सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। आपको मालूम ही है कि पंजाब और हरियाणा के बीच जो शंभू बॉर्डर है, वहां पिछले करीब 10 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। 2 दिसंबर को जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया, तब शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने कहा था कि वो 6 दिसंबर के दिन वो भी दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। तारीख आ गई, किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। 100 से ज्यादा किसानों के जत्थे ने पैदल मार्च शुरू किया। नेतृत्व किया किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने। किसानों के इस मार्च में 2 खास बातें दिखी। पहली बात कि इस बार के अलग अलग बॉर्डर से किसानों ने कूच नहीं किया है, शंभू बॉर्डर से ही वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात कि इस मार्च में ट्रैक्टर नहीं दिख रहे हैं, जो इससे पहले किसानों के हर जमावड़े में भारी संख्या में दिखते थे। किसानों ने पैदल ही कूच करने का फैसला लिया है। किसानों के इस फैसले पर किसान नेता पंधेर ने कहा कि किसानों पर ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करने का आरोप लगाया गया, इसलिए अब पैदल ही दिल्ली आने का फैसला किया गया है। किसान नेता पंधेर ने इस नए किसान जमावड़े के बारे में कुछ खास बातें बताई। कहा कि किसानों के आंदोलन को हरियाणा के खाप पंचायतों और व्यापारिक समुदाय का समर्थन प्राप्त है। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कानूनी गारंटी और लखीमपुर खीरी हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग रखी है। और पंधेर ने कहा कि हरियाणा की प्रशासन ने किसानों पर हथियार रखने का आरोप लगाया है, लेकिन किसान शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे हैं। MSP खरीद का गारंटी का कानून बने और देश के किसान मजदूर की कर्ज माफी हो, C250 के अनुसार फसलों के दाम मिले, हमारा बिजली बिल जो अभी सभी लोगों के लिए है वो प्राइवेटाइजेशन का ना लाया जाए और फसली बीमा योजना हो। देखिए, मजदूर को 200 दिन नरेगा अच्छी दिहाड़ी हो। जो देश का आदिवासी है उसको संविधान की 5वीं अनुसूची उनके लिए लागू की जाए। इस तरह की मांगे हैं 12 की 12 जो हमने उनके समक्ष रखी है। आगे हमने एक दिन वार्ता के लिए दिया है, कल का दिन उधर से प्रस्ताव आया था। किसका प्रस्ताव आया, बता रहे थे? वहाँ ऑफिसर हमारे साथ हरियाणा के बात कर रहे थे, SSP थे, उन्होंने ऊपर भी बात की। हम मांग पत्र भेजेंगे, अगर वार्ता का न्योता आएगा तो हम उसको खुशी से कल की कल बैठक चाहते हैं आप? हाँ, देखिए ये तो उनका फैसला है। हम तो चाहते हैं बातचीत का रास्ता खुले या फिर हमें दिल्ली जाने दिया जाए। किसानों के मार्च के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अंबाला में BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। ये वही धारा है जो IPC में धारा 144 हुआ करती थी। इसके तहत सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी जाती है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती और वाटर कैनन की व्यवस्था की गई है। ड्रोन कैमरों से आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही है। IG अंबाला और SP अंबाला ने शंभू बॉर्डर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात भी की। SP ने कहा कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कहा कि अगर किसानों के पास दिल्ली पुलिस की अनुमति होगी तो उन्हें दिल्ली जरूर जाने दिया जाएगा। इनके पास कोई परमिशन नहीं है हरियाणा में जाने की भी। हरियाणा में अंबाला में धारा 163 लग रही है। परमिशन की जरूरत है, आ नहीं रहे परमिशन लेके। परमिशन लाए, परमिशन ले। सुरक्षा के सबसे ज्यादा इंतजाम 2 बॉर्डर्स पर देखे गए, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर। खनौरी पर 13 कंपनियां पुलिस, एक कंपनी CRPF और BSF की तैनात की गई है। 3 JCB, वाटर कैनन व्हीकल, 3 वज्र वाहन और 20 रोडवेज बसें और पुलिस की 7 बसें
खड़ी की गई हैं। 30 किलोमीटर के एरिया में 3 जगह यानी 3 लेवल बैरिकेडिंग की गई है। ऐसे ही शंभू बॉर्डर पर 3 लेवल की बैरिकेडिंग रखी गई है। हरियाणा पुलिस ने सीमेंट की पक्की दीवार तक बना दी है। वज्रवाहन और एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद रहे हैं। इस बीच हरियाणा पुलिस ने कहा कि किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ जाली लगाई गई है और अगर जाली उखाड़ने की कोशिश की गई तो एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में जब 6 दिसंबर की तारीख लगी तो मार्च शुरू हुआ। 2 घंटे बीते, खबर आई कि किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। आरोप कि किसानों ने बैरिकेडिंग और जाली को उखाड़ने की कोशिश की। शंभू बॉर्डर पर किसान और हरियाणा पुलिस आमने सामने आ गए। हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोका, चेतावनी दी कि लौट जाइए, आगे जाने की परमिशन नहीं है। किसान नहीं माने, आगे बढ़ना जारी रखा। इस बीच किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इससे एक किसान की तबीयत भी बिगड़ गई। हालांकि जो ताज़ा खबरें उनके मुताबिक 7 किसान घायल हुए। इस बीच किसानों ने 2 बैरिकेड पार कर लिए। इनमें से एक बैरिकेड क्रॉस करते हुए किसानों ने कथित तौर पर कटीली तार उखाड़कर फेंक भी दी। हरियाणा पुलिस ने फिर चेतावनी दी कि अगला बैरिकेड पैरामिलिट्री फोर्स का है तो किसान रुक जाए। स्थिति तनावपूर्ण होने लगी तो दोपहर तक खबर आई कि किसान थोड़ा पीछे हटे हैं। फिर पंधेर का बयान भी सामने आ गया कि मार्च को आज के लिए रोका जा रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने मन से ऐलान कर जत्थे को वापस बुलाया। उन्हें लेने भी पहुंचे। आगे क्या करना है वो जल्द बताएंगे। लेकिन ये दिल्ली की ओर कूच करते किसानों की मांग क्या है, इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। किसानों मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी समेत एक व्यापक ऋण राहत कार्यक्रम लागू किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बहाल किया जाए, जिससे किसानों से लिखित सहमति की जरूरत होती है और सर्किल रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाता है। किसानों और 58 साल से अधिक आयु के खेतीहर मजदूरों के लिए प्रतिमाह पेंशन देने की योजना लागू की जाए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों और फल सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को बढ़ावा दिया जाए। दिहाड़ी 700 रुपए की जाए और सालाना 200 दिन का रोजगार गारंटी के साथ दिया जाए। मनरेगा मजदूरों को कृषि कामों में भी लगाया जाए। बीज गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिए नकली बीज, कीटनाशकों और उर्वरक बनाने बेचने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मिर्च, हल्दी और बाकी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए। सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बनाए। दिल्ली आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के एक-एक सदस्य को रोजगार भी। और लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। अक्टूबर 2021 में घटी इस घटना में 8 लोगों की जान चली गई थी। बिजली की बराबर पहुंच सुनिश्चित की जाए। इसके लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। जल, जंगल और जमीन पर मूल निवासियों या आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित किए जाए। इन मांगों के बाबत किसान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करना चाहते हैं। किसान आंदोलन की वजह से और क्या-क्या गतिविधियां दर्ज की गई, सुनते हैं साथी पत्रकारों को। इस समय यहाँ पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण बन रखी है। आप मेरी आंखों को देखकर ही समझ गए होंगे कि मेरी आंखों से भी जो पानी आना और इरिटेशन होनी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ ही मिनटों पहले, कुछ ही सेकंडों पहले यहाँ पर आंसू गैस का गोला था। किसानों को तितर बितर करने के लिए छोड़ा गया। हाथ में जो हरियाणा पुलिस के जवान है केमिकल स्प्रे का भी इस्तेमाल करें। जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते उस लोहे की जाली को हाथ लगाते हैं, वैसे ही हरियाणा पुलिस केमिकल स्प्रे और स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल करती है। पर वही जो 101 किसानों का जत्था था जिन्होंने तकरीबन 1 बजे अपनी दिल्ली कूच की तैयारी शुरू की थी, वो भी यहाँ पर पूरी तैयारियों के साथ आए थे। आप देख सकते हैं आंखों पर आई प्रोटेक्शन भी लगा रखी है। किसानों ने चश्मे भी लगा रखे हैं और साथ उन्होंने अपनी जो शक्लें हैं वो भी लपेट रखी है। परवीन शहीद, मैं आपको अपनी आंखों से भी दिखाना चाहूंगा कि इस समय यहाँ क्या हालात हो रखे हैं। केमिकल स्प्रे हो या चाहे स्मोक कैनिस्टर के जरिए आप देख सकते हैं आंखों से पानी आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से जो किसानों को यहाँ बॉर्डर से तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। पर वहीं किसानों ने भी आई प्रोटेक्शन गियर है वो यहाँ पर निकाल लिए हैं। शक्लें जो हैं, अपने चेहरे जो हैं गीले कपड़ों के साथ लपेट लिए, क्योंकि फरवरी के महीने में भी देखा गया था कि जब पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जो किसान थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अब संसद की बात करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा की बात। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। 10 मिनट बाद ही सभापति जगदीप धनखड़ ने एक सूचना शेयर की। कहा कि 5 दिसंबर को जब कार्यवाही संपन्न हुई तो सदन के सीट नंबर 222 के पास से 500 के नोटों की एक गड्डी मिली है। ये किसकी सीट है? तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की। सभापति धनखड़ के ऐलान के फौरन बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया।
Honorable members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice, and I felt it expedient, as per practice and ordainment, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. ये आरोप सीधे सभापति की ओर से लगाए गए थे। ऐसे में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और उनकी सभापति धनखड़ से तीखी बहस हुई। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई सर, यू नो, you all lawyers, can he do like this? 1 second. To respond to the Honorable LOP, I was extremely concerned, and therefore I myself ascertained whether the Honorable member had really attended the House. I couldn't go more than that. लेकिन कांग्रेस सांसद की सीट के पास नोटों की गड्डी मिलने का जो मुद्दा है वो सत्ता पक्ष के लिए एक अवसर था। जांच की मांग की जाने लगी और विपक्ष ने पलटवार सभापति पर किया और इल्जाम भी लगाए। I don't understand why there should be objection that the chair should not take the name of the member. When? No, but then chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? Why there should be objection? ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा। कुछ ही देर में बात सांसदों के आचरण पर होने लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल में जमकर बहस सामने आई। बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि आज तो वैड ऑफ करेंसी नोट मिले, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती है। और हम कई सेशन के ऊपर सेशन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं।
बैठो, सबको देख, चलो ऑनरेबल मेंबर्स, चुप। सुनते हैं साथी पत्रकारों को जो बता रहे हैं कि नोट बंडल केस में क्या क्या हुआ। 11:11 जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है जगदीप धनखड़, जब वो जो सेशन था वो चल रहा था तो उसके दौरान उन्होंने बोला कि मैं आप सब लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, एक इन्वेस्टिगेशन इस समय किया जा रहा है। उन्होंने सीट नंबर 22 का जिक्र किया और सीट नंबर 22 से अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने ये बात रखी सामने की जो सीट नंबर 22 है, जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने ये बताया कि वहां पर पैसों की गड्डी मिली है। सबसे पहले जो बात सामने आई वो ये था कि उस बेंच के ऊपर पैसों की गड्डी मिली। अब वो कितने नोट हैं, कितने नोट नहीं है, ये जो बात है ये लगभग 1 घंटे के बाद खुली। जैसे ये बात सामने आई तो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना था कि आप नाम क्यों ले रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप नाम सामने लेके आए। तो एक जो शुरुआत हुई वो बहस की, कांग्रेस पार्टी एक तरफ थी, भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ थी, और चेयरपर्सन का ये कहना था कि मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राज्यसभा के अंदर इस समय इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये नोटों की गड्डी यहाँ पर आखिर आई कैसे। वो बात वहां नहीं खत्म, फिर वो बात आगे बढ़कर ये हुई कि अगर नोटों की गड्डी आ सकती है तो कल को कोई और पदार्थ भी लेके आ सकता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब पुराने वाले संसद के अंदर लगभग 1 साल पहले विजिटर्स कूद गए थे और उन्होंने वो जो बम था जब उसको नीचे फेंका था तो किस तरीके से सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल उठा था। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी टीम को बदल दिया गया था, सीआईएसएफ इस समय संसद की सिक्योरिटी का ध्यान रखती है। तो सवाल ये उठाया गया कि अगर पैसों की गड्डी छूट सकती है और अगर सिक्योरिटी को चेकिंग के दौरान पैसों की गड्डी मिली तो क्या कल को किसी और पदार्थ को भी अगर कोई चाहे तो ऐसे छोड़ के जा सकता है? क्योंकि देखिए सांसदों की चेकिंग नहीं होती, बाकी लोग जो संसद के अंदर जाते हैं उन सबकी चेकिंग होती है। सांसद अपनी गाड़ी में आते हैं, गाड़ी से अंदर आते हैं और जो अलग अलग द्वार बने हुए हैं नई संसद के, उस द्वार से वो लोग अंदर जाते हैं। तो सवाल ये उठा कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का लैप्स है। और वहीं इस पूरे मसले पर अभिषेक मनु सिंघवी का बयान भी सामने आया है। मैंने करीब 1 घंटे पहले ये मजाकिया हास्यास्पद चीज़ सुनी। मैं समझता हूँ अब रूल ये होना चाहिए कि हर सीट पर एक कांच का बॉक्स बनना चाहिए जो पूरी तरह से सीट के चारों तरफ से घेर ले, उसमें एक लॉक और की हो जिससे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के जाए दिन में रात में उसको लॉक करके जाए और कोई आदमी वहाँ आकर गांजा रुपया कुछ रख ना पाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं कल फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रामी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। और मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता। सदन में कुछ देर बाद किसानों का मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने किसानों को मिलने वाली एमएसपी पर सवाल किया। साथ ही सभापति जगदीप धनखड़ को एक वाकया याद दिलाया। ये वाकया था जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच सार्वजनिक मंच पर हुआ संवाद। देखिए वो वीडियो। मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। मुझे याद आती है सरदार पटेल की, उनका जो उत्तरदायित्व था देश में एकता करने का, कैसे उन्होंने बेखूबी किया। ऐसी चुनौती आज आपके सामने है, इसको भारत की एकता से कम मत मानिए। अब यही संवाद आधार बना। जयराम रमेश ने सवाल उठाए, सभापति ने हस्तक्षेप किया और शिवराज सिंह चौहान ने दिया ये जवाब। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं लंबी बात हुई है कि 3 दिन पहले एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी ने हमारे किसानों की दर्द जयराम रमेश जी के सामने रखी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अधिकारी के टिप्पणियों का उन्होंने संज्ञान लिया है और उनकी क्या राय है एमएसपी को लेकर जो उस संवैधानिक पदाधिकारी ने एमएसपी को लेकर। उसके पहले मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ
कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी वो किसान का लाडला होगा, और मैं पूरी तरह आशावान हूं। और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी एडजमेंट मोशन आता, आया नहीं। शिवराज जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। प्रणाम आपको। बोलिए। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे। अब बात लोकसभा की करते हैं। कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू की, जय संविधान के नारे लगाए। इस पर स्पीकर ओम बिरला भड़क उठे, पूछ लिया कि क्या आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते? आप प्रश्नकाल सदन नहीं चलाना चाहते? सदन मर्यादा से चलेगा, गरिमा से चलेगा, उच्च कोटि की परंपराओं से चलेगा। सदन के अंदर न गरिमा गिरने दूंगा, न मर्यादा का मौन दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। स्पीकर बिरला ने बारहा आग्रह किया कि सदन चलने दें। विपक्ष ने आग्रह स्वीकार नहीं किया। कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे फिर से रिज्यूम हुई और कुछ ही मिनटों बाद सोमवार 9 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके अलावा संसद में क्या क्या हुआ जानने के लिए आप हमारा पार्लियामेंट अफेयर्स बुलेटिन संसद में आज देख सकते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। से आप झारखंड से हैं? हाँ, हक की लड़ाई के लिए आए थे। इस तरह मार खाने नहीं आए थे। हम लोग का भी माँ बाप है, उन लोग को भी दिखेगा ना। हम लोग को भी वही बनना है जो आज वो बन के बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों की भीड़, विरोध प्रदर्शन और पुलिस का लाठीचार्ज। जो वीडियो आपने अभी देखा, ये वो आग है जो यूपी से होते हुए बिहार पहुंच गई है। नाम है नॉर्मलाइजेशन। जगह पटना का लोक सेवा आयोग का दफ्तर। 6 दिसंबर को 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में सैकड़ों स्टूडेंट्स आयोग कार्यालय के बाहर पहुंचे। स्टूडेंट्स की बढ़ती भीड़ देखकर तुरंत पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। उन्होंने स्टूडेंट्स को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने। फिर क्या, पुलिस ने वही किया जो आमतौर पर उन्हें सबसे आसान नजर आता है। स्टूडेंट्स को दौड़ा कर पीटा। छात्र अपने जूते चप्पल छोड़ के भागे। इस लाठीचार्ज में एक स्टूडेंट का सिर फूट गया, ऐसी खबरें आ रही हैं, और वहीं एक का पैर। न जाने कितने स्टूडेंट्स को चोट आई। तभी घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मौके पर मौजूद रहे रिपोर्टर्स। बीपीएससी दफ्तर के बाहर नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अभ्यर्थी प्रदर्शन करने उतरे थे, जहां पर छात्र नेता दिलीप को पुलिस के द्वारा पकड़ कर ले जाया जा रहा। तस्वीर देखिए, कई सारे छात्रों को जो है प्रदर्शन करने आने वाले छात्रों को पकड़ कर ले जा रहा है और छात्र नेता दिलीप को पुलिस जो है वो अपने हिरासत में ले चुकी है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर छात्र नेता दिलीप को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। भारी संख्या में बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे बीपीएससी के दफ्तर के बाहर और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी। पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच भारी बवाल हो रहा है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच जो है झड़प हो रही है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बवाल मच गया है यहाँ पर, और पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुलिस ने लाठी बरसाना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों को कूटा जा रहा है। देखिए किस तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए, दिलीप जो है वो चोटिल हुए हैं और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लड़कियां भी फंस गई है और छात्रों के ऊपर जो है लाठियां बरसाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए, बवाल मच गया है बीपीएससी दफ्तर के बाहर, जहां दनादन लाठियां जो है पुलिस के द्वारा जा रही है, छात्रों को खदेड़ा जा रहा है।
दिन भर बिहार में जिस पुलिस भर्ती परीक्षा पर बवाल होता रहा, उस पर अब बीपीएससी का आधिकारिक जवाब आ गया है। बीपीएससी का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जो खबर फैली वो पूरी तरह से अफवाह है। कोई नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाने वाली है। एग्जाम बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक पाली में होगा, 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। बीपीएससी ने अपने आधिकारिक जवाब में कहा है कि अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए कोचिंग संचालक और स्थानीय छात्र नेता जिम्मेदार है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी जो भी खबर फैली वो काल्पनिक और अफवाह है। प्रतियोगी परीक्षा में कोई भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। 13 दिसंबर को एकल पाली में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एग्जाम होगा और इसमें ऐसी किसी प्रक्रिया को अपनाने का प्रस्ताव नहीं है। सुनते हैं स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी मांग और पुलिस एक्शन पर अपने बयान दिए। तरह खड़े थे, वो लोग अचानक से सारे मेल पुलिस आके मारने के लिए लाठी पड़ा उठा दिए आपके ऊपर। हाँ, सबके ऊपर। हम और मेरी एक फ्रेंड खड़ी थी, हम लोग के ऊपर सब गिरा दिया, हम लोग के ऊपर चढ़ के सब गया है। मेरा हाथ छिल गया, पूरा पैर फूट गया मेरा, और वो चढ़ के सब पार हो गया। मेरा फोन भी ले लिया। कौन फोन ले लिया आपका? कोई उठाया होगा, प्लीज के द्वारा, लाठी बल के द्वारा, प्लीज मेरा फोन दे दीजिए, मेरे पास 1 रुपए। से आप झारखंड से? हाँ, हक के लड़ाई के लिए आए थे, इस तरह मार खाने नहीं आए थे। हम लोग का भी माँ बाप है, उन लोग को भी दिखेगा ना। हम लोग को भी वही बनना है जो आज वो बन के बैठे हुए हैं। हम लोग तो पुलिस लेकर नहीं आए ना, हम लोग तो लाठी लेकर नहीं आए। अगर हम लोग सब लाठी लेकर आ जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग का? तमाम आरोपों पर पुलिस का भी पक्ष सामने आया। ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं तो उसको नहीं अलाउ किया जाएगा। बीपीएससी कार्यालय घुसने का प्रयास कर रहे थे। नहीं, कार्यालय तक तो नहीं, लेकिन सामने जो है ये कहीं न कहीं जो है वो उन्होंने प्रयास हल्का सा किया कि रोड वोड जो है जाम करें, लेकिन वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। हम लोगों ने इस चीज को किया और वो नहीं होने देंगे। लाठीचार्ज भी हुआ कुछ छात्रों को? नहीं, लाठीचार्ज पर से नहीं है, वही है चूंकि इन लोगों का प्रयास था कि रोड वोड जाम करें, तो हल्का जो है वो बल का प्रयोग किया गया। तो इन लोग जो भागे तो हो सकता है उसमें किसी को चोट आई होगी, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। लाठीचार्ज के बाद स्टूडेंट्स की भीड़ आयोग दफ्तर के सामने से हटकर पटना के गर्दनी बाग पहुंची है। वहां प्रदर्शन और धरना अब भी जारी है। अब समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है जिसका स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। यदि किसी परीक्षा में कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा हो तो एग्जाम को एक से ज्यादा पालियों में कंडक्ट कराया जाता है। हर पाली में अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। मान लें कि पहली पाली में स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए और दूसरी पाली के स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले। ऐसे में आयोग पहली पाली के पेपर को टफ और दूसरी पाली के पेपर को आसान बना देता है। ऐसे में आयोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू करता है, यानी परीक्षार्थियों के लिए परसेंटाइल स्कोर एवरेज मार्क्स के हिसाब से एडजस्ट किए जाएंगे। ऐसे में संभव है कि कम मार्क्स वाले स्टूडेंट के नंबर बढ़ जाएं और ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के नंबर कम हो जाएं। स्टूडेंट्स का मानना है कि ऐसा हुआ तो कई स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा। इसी प्रोसेस को लेकर स्टूडेंट्स की मांग है कि सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम एक साथ एक ही पाली में किया जाए। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है, अगर सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार नहीं किया तो हम आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। एनडीए सरकार छात्रों के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर आपको ध्यान हो तो नवंबर 2024 में यूपी के प्रयागराज में भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर ऐसा ही एक आंदोलन हुआ था। तब स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि कोचिंग संस्थान चलाने वाले किसी भी टीचर ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, कोई उनके आंदोलन से में शामिल नहीं हुआ। लेकिन बिहार में एक अलग दृश्य देखने को मिला। खान सर और रहमान सर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने आंदोलन में पहुंचे। खान सर ने कहा कि अधिकारियों को आना ही पड़ेगा, हम लोग शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन खत्म करके ही यहाँ से लौटेंगे। बीपीएससी ने ना नॉर्मलाइजेशन जैसे घटिया कानून ले आकर हम लोगों को गुमराह कर रही है। बीपीएससी 2 महीने से वो क्या करिए गोलमोल बातें कर रही है। हम लोग का सीधा सा कहना है कि ये हजारों छात्र छात्राएं हैं, बस एक बार वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अध्यक्ष डाल दे, सचिव नहीं अध्यक्ष, कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। नॉर्मलाइजेशन इतना घटिया चीज है जो केवल गणित के लिए बना है। हम अध्यक्ष से कहते रह गए कि सर ये नियम गणित के लिए बना है, जीएस के लिए नहीं बना है। आप एक सोजा सा एग्जाम्पल समझिए, अगर किसी बच्चे से जीएस में ये कैसे डिसाइड करिएगा कि इलाहाबाद का संधि वाला क्वेश्चन टफ है कि एलासापा की संधि टफ है, आप बताइए, है कोई बता सके? तो हमारी बस यही मांग है शांतिपूर्ण ढंग से, जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। सर हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। वहीं दैनिक भास्कर से बातचीत में रहमान सर ने कहा कि मांग पूरी होने तक यहाँ से नहीं जाएंगे।
आखिर में बता दें कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को 38 जिलों में बनाए गए 925 केंद्रों पर, परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसके लिए पटना में 60 से ज़्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं। 4,80,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। पहली बार आयोग की ओर से 2035 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। खबरों की माने तो ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही और अब सुर्खियां। ये सुर्खी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई। आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया। बैठक में 2 फैसले हुए। आरबीआई ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और दूसरा सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को 4.5% से घटाकर 4% कर दिया गया है। रेपो रेट में बदलाव न होने को सरल भाषा में समझें तो आपके लोन की ईएमआई जो है नहीं बढ़ने वाली है। वर्तमान समय में रेपो रेट जो है वो 6.5% है। आखिरी बार फरवरी 2025-23 में इसको बढ़ाया गया था, तब 2.25 जिसको 25 बेसिस पॉइंट भी कहते हैं बढ़ाया गया था और तब रेपो रेट बढ़कर 6.5% आई थी। रेपो रेट को आसान तरीके से समझें तो ये वो दर है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। आरबीआई रेपो रेट का इस्तेमाल महंगाई को नियंत्रित करने के लिए करता है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकती है। रेपो रेट बढ़ने का मतलब बैंक अपने ग्राहकों को ज्यादा ब्याज दर पर लोन देंगे, इससे लोग कम खर्च करेंगे और महंगाई कम होगी, ऐसा आकलन होता है। वहीं अर्थव्यवस्था कमजोर होने पर आरबीआई रेपो रेट कम भी कर सकता है, इससे लोग ज्यादा खर्च करेंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये सारे तर्क हैं, इसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। वहीं सीआरआर के घटाने से बैंकों को बड़ी राहत मिली है। इससे बैंकों के पास कैश फ्लो की कमी नहीं होगी। इससे पहले अक्टूबर 2022 में सीआरआर में बदलाव किया गया था। तो साहब ये भी जान लेते हैं सीआरआर क्या है। सीआरआर वो हिस्सा है जो बैंकों को अपनी कुछ जमा राशि का एक निश्चित परसेंटेज नकद के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। जब सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों के पास पैसा कम होता है, इससे बैंक लोन देने में कटौती करते हैं। ये मोटा मोटी हिसाब है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिएगा ललन टॉप। गुड नाइट।